असल में 100 लोग हैं सर, तो थोड़ा सा जी जी। इसलिए जो ज्वाइन हो जाएं तो अच्छा रहेगा सब लोग। नहीं ठीक है, कोई आ- बात नहीं, कोई एक दो बात नहीं। मिनट की बात है तो इंशाल्लाह। नहीं, 5 मिनट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट से भी फर्क नहीं पड़ता। जितना लोग आ सकें, ज्वाइन कर जी सकें, अच्छा है। जब तक सबका तारुफ पेश कर दिया जाए। जी जी, असल में तारू तो जब ही हो गया, अगर सब लोग आ जाएंगे तो एक अच्छा रहेगा। थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट रुक जाइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी सर, जी दो सर। 4 मिनट हम इंतजार करेंगे। सर आपको देखकर लग रहा है कि कश्मीर में काफी सर्दी है। नहीं, सर्दी बहुत है। यानी फिर कुछ लोग कमजोर होते हैं, उनको सर्दी भी ज्यादा लगती है और गर्मी भी ज्यादा लगती है। और कुछ लोग मिजाजन बहुत जबरदस्त होते हैं, उन पे कोई असर ही नहीं होता इन मामूली चीजों का, सर्दी का, गर्मी का। जी 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 सर। उनको मुतासर करने के लिए तो बहुत, वो क्या बताऊं क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे तीसरे सेशन के रिसोर्स पर्सन कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आज़ादा साहब हैं। इस ऑनलाइन ओरिएंटल वर्कशॉप बराए इस्तिज़ा में यूजीसी एकेडमिक कॉलेज की जानिब से मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आज़ादा साहब ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और संस्कृत शोबों के सरबराह के तौर पर कई मरतबा अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। इसके अलावा आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन भी रहे हैं। प्रोफेसर जमा आज़ादा की शख्सियत हिंदुस्तान भर के इल्मी व अदबी हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका शुमार न सिर्फ उर्दू अदब के सफ़े अव्वल और मुमताज दानिशवरों और मुहक्किकीन में होता है, बल्कि आप एक बेहतरीन मुतरजम भी हैं। आपको साहित्य अकेडमी ने न सिर्फ 1984 में अपने ग्रा कदर अदबी अवार्ड से नवाजा, बल्कि 2018 में आपको तर्जुमा के लिए भी अपने अवार्ड पेश किया। आपकी तसनीफी खिदमात न सिर्फ उर्दू बल्कि कश्मीरी के लिए भी अहम हैं। अब तक 50 से ज्यादा किताबें आपने तसनीफ व तालीफ की हैं। आपकी अदबी खिदमात के लिए उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश ने अपना सबसे बड़ा अदबी अवार्ड अबुल कलाम आजाद अवार्ड भी आपको पेश किया। इस, इसके अलावा आप उर्दू तहकीकी व तनकीदी खिदमात के लिए फखरुद्दीन अली अहमद गालिब अवार्ड भी पेश किया गया। साहित्य अकेडमी ने आपकी इल्मी खिदमात पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है। आपकी चंद अहम किताबों में गुबार ख्याल, शीरीं के खतूत और वो टॉप कर गई, मिर्जा सलामत अली दबीर और मौज नकद शामिल हैं। आपने श्री साधु की हिबा खातून पर मोनोग्राफ उर्दू में तर्जुमा किया, जिसको साहित्य अकेडमी ने शाये किया। अब मैं सर से बड़े अदब व एहतराम से दरख्वास्त करता हूं कि वो वर्कशॉप की शुरा के लिए अपने लेक्चर को पेश करें और अपने खिताब से नवाजें। सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। ये असद फैसल साहब ने जो ने मेरे तारुफ में कहा, तो वाकई मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने फरमाया, उसके साथ इंसाफ करना भी मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है। अव्वल तो ऐसा हो गया, परसों ही हादसा, ये चश्मा टूट गया। चश्मा टूटने से मैं कल डॉक्टर के यहाँ गया, नया टेस्ट किया और अब तक वो चश्मा आया नहीं। और उसके अलावा यहाँ सर्दी की वजह से भी कुछ ऐसी गड़बड़ रही कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पाया कि आपसे किस मौजू पे गुफ्तगू हो और कैसे हो। अलबत्ता एक बात है कि ये हौसला है कि इतने लोग अगर उर्दू से जुड़ जाते हैं इसमें, तो उसका एक ये असर होगा कि कुछ मुझे भी मिलेगा मवाद आगे के लिए, और कुछ हम आपस में गुफ्तगू करके बहुत कुछ आज यानी अपने तजुर्बे से, अपने स्टॉक से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके, तबादला ख्याल करके नई मंजिलों की तरफ गामजन होंगे। ये जो मौजू है ओरिएंटलिज्म, अव्वल तो ये ओरिएंटलिज्म जो है, कभी कभी लगता है कि जैसे ये किसी तरह से हमें नहीं बचश्मे कम देखने के लिए ये टर्म ही इजाद हुई है, बल्कि इसका इतलाक किया गया, ये वेस्टर्न ने चूज किया है। जैसा कि एडवर्ड सईद ने कहा कि उन्होंने हमारे लिए, एशिया के लिए
या एशियाई लोगों के लिए, यहाँ के कंट्रीब्यूटर्स के लिए ये कहा कि ये ओरिएंटलिज्म है और उनका अपना जो है वो वेस्टर्न है, और वो वेस्टर्न के मुकाबले में वो ओरिएंटलिज्म को कहना चाहिए कि बचश्मे कम देखते हैं। जैसे हमें जदीद होने के लिए, जदीद होने से मतलब है रेलेवेंस यानी पाने के लिए मौजूदा दौर के साथ हमें जैसे उनका मोहताज होना है। मगर क्या कीजिए, हमारा भी मामला ये है, ये अच्छा है कि लोग आगे को देखें और पीछे मुड़ के न देखें, मगर कभी कभी ये गजब होता है कि पीछे मुड़ के न देखने से कई चीजें ऐसी छूट जाती हैं जिनके लिए लोग फिर वो नए सिरे से शिनाख्त पैदा करने के लिए, पहचान पैदा करने के लिए, उनको दोहराने के लिए बड़े परेशान रहते हैं। मिसाल के तौर पे कश्मीर का मामला ये है कि यहाँ से अगर ओरिएंटलाइजेशन या ओरिएंटलिज्म का ताल्लुक जो है देखेंगे, तो हमने, कश्मीर ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं पास्ट में जिनकी मिसाल हमें दूसरी कौमों में या वेस्ट में कम मिलती है। मिसाल के तौर पे अव्वल तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्ट है कि आदमी पहले पहाड़ ही पर रहता था। जब उसने आग दरियाफ्त की है तब वो पहाड़ से नीचे उतरा। मगर पहाड़ वालों के साथ एक बदकिस्मती ये है, वो जब नीचे की तरफ देखते हैं तो उनको किसी के कद का, सही कद का अंदाजा नहीं होता, उनको सब बोने नजर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन जब आदमी पहाड़ से उतरा तब उसको अपने कद का भी अंदाजा हुआ और मुवाजना भी कर पाया कि कौन कहाँ है, किसकी हाइट क्या है और किसने कौन से ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी तरफ हमें रुजू करना चाहिए। अब आप देखिए कि लिटरेचर के हवाले से देखिए कि जहां तक फिक्र का ताल्लुक है, अब एक बड़ी बुनियाद जो लिटरेचर की है जिसको समझा जाता है वो है फिक्शन। और हक तो ये है कि अगर फिक्शन की शुरुआत को देखा जाए तो कश्मीर के गुनाडे ने जब बृहद कथा लिखी, छठी सदी का मामला है। हुआ क्या, असल में मैं इसकी तरफ भी आपको यानी ले जाऊं कि वो बादशाह के दरबार में था और बादशाह इत्तेफाक से संस्कृत नहीं जानता था और उसकी अहलिया संस्कृत जानती थी, मलिका संस्कृत जानती थी, इसके दरबारी संस्कृत जानते थे। बड़ी सुबकी महसूस करता था। असल में ये है ना कि आदमी बाहर कैसा भी ट्रीट हो, लेकिन जब घर के अंदर आए तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो बड़ा नजर आए, मालिक नजर आए, हाकिम नजर आए। लेकिन उसकी मलिका जो है वो उसका मजाक उड़ाती थी कि उसको संस्कृत नहीं आती थी। वो दरबार में आया और ऐलान किया कि मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ और जो मुझे 6 महीने में संस्कृत सिखाएगा उसका मैं उसको क्या इनाम इकराम क्या क्या कहा उसने। तो गुनाडे वहां था। गुनाडे से जब कहा, ये संस्कृत का स्कॉलर था और पशाची का भी स्कॉलर था, कश्मीरी जबान जो थी, तो इसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि आप 6 महीने में संस्कृत सीख लें। एक दूसरा दरबारी खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा 6 महीने में। इस पे बहस हुई और इस बहस में जाहिर है कि गुनाडे हार गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम करेंगे। तो गुनाडे ने एक शर्त, उसने कहा कि अगर आप 6 महीने में संस्कृत सीख गए तो मैं संस्कृत में लिखना छोड़ दूंगा, मैं पशाची में लिखूंगा या कश्मीरी जबान जो थी उसमें लिखूंगा, लोकल लैंग्वेज में। इत्तेफाक है कि बादशाह ने 6 महीने में संस्कृत सीख ली। अब इसको उस उस्ताद का कमाल कहिए या बादशाह के कहना चाहिए कि जरखेज जहन का, फर्टाइल माइंड का, कि उसको सीख सके। तो जब उन्होंने संस्कृत सीख ली तो गुनाडे ने दरबार छोड़ के जंगल की राह ली। जंगल में गए और वहां वो कहते रहे, वो बोझ पत्र थे या कौन से पत्ते थे किस दरख्त के, उन पे वो लिखने लगा। इस तरह से उसने बृहद कथा लिखी। फिर बृहद कथा को पढ़ने लगा। वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे पढ़ रहा है, उसको जलाए जा रहा है, पढ़ रहा है, जलाए जा रहा है, यहां तक कि काफी हिस्सा जल गया, थोड़ा सा बचा था कि उधर बादशाह से किसी ने कहा कि हमने गुनाडे के साथ ज्यादती की। तो ये सब लोग, कुछ लोगों को लेके निकला गुनाडे को मनाने के लिए। गुनाडे से कहा कि हमसे तकसीर हुई, संस्कृत वाकई बहुत सख्त लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल है,
लेकिन मैंने इसको सीख लिया और ये आपके साथ ज्यादती हुई, आप वापस चलिए। तो जो कुछ बचा था बृहद कथा का, वो बृहद कथा का हिस्सा जो है उससे फिक्शन की बुनियाद पड़ती है। और वो फिक्शन की बुनियाद देखिए, कथा सरित सागर जो सोमदेव ने, इट वाज 9th सेंचुरी में उसने वो उसको मुरतब किया कथा सरित सागर को, वो भी इसी से है, बृहद कथा से। पंचतंत्र की कहानियां भी बृहद कथा से है। तो इस तरह से अगर कहा जाए अदब में ओरिएंटलिज्म का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि शायद उस वक्त तक फिक्शन की बुनियाद इस तरह से नहीं पड़ी थी। फिर दूसरे आप देखिए कि इल्म में सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? फलसफे की। क्योंकि फलसफा जो है इसका ताल्लुक अगर काजलिटी से है, लेकिन हर चीज में आदमी नहीं सच्चाई की तरफ जाना चाहता है, सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, परस्यूट ऑफ ट्रूथ। तो फलसफा जो है वो रहनुमाई करता है चीजों की असल की तरफ ले जाने की। ये फलसफा ही है जो ट्रूथ और ट्रूथफुलनेस को अलग करता है। ट्रूथफुल तो हम सभी हैं, लेकिन ट्रूथ कितने लोगों को नजर आता है इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अब आप सोचिए कि अभिनवगुप्त हमारे यहाँ रहे। अव्वल तो वो शेवाइट फिलोसफी, जिसमें शेवाइट फिलोसफी जिसने यहाँ से ट्रेवल किया और कहाँ कहाँ पहुंचा, बहुत मुमकिन है इसने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की हूँ मुख्तलिफ जगहों पे जाके। लेकिन शिविज्म जो है कश्मीर का, उसकी अपनी एक अहमियत है, मज़ाहिब में भी अहमियत है और फलसफे में भी अहमियत है। बहरहाल यहाँ मैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं कर पाऊंगा। अलबत्ता एक बात है कि अब देखिए, अब 8वीं सदी में आनंदवर्धन थे। आनंदवर्धन ने पहली बार लिटरेचर में एस्थेटिक्स का तस्वुर दिया, जमालियात का तस्वुर दिया। मेरा ख्याल है कि यूरोप में उसके कोई 200 साल बाद लोगों की तवज्जो इस तरफ को गई। इस तरह से कश्मीर का मामला जो है एस्थेटिक्स एंड लिटरेचर, ये भी समझ लीजिए कि फिलोसफी के एतबार से इसको देखें तो एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऐसा है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको लोगों ने उस वक्त तक वो ध्यान नहीं दिया था या फिक्र उस तरफ को नहीं हुई थी। इसी तरह से आप देखिए, फिर मम्मट को देखिए, आप दूसरे जितने भी अभिनवगुप्त वगैरह जितने भी हमारे यहाँ फिलोसोफर्स रहे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि 1875 में बूलर यहाँ आए। बूलर जर्मन थे, उसने यहाँ से कोई 9000 मैन्युस्क्रिप्ट जमा किए। उसने मेरे ख्याल में उस वक्त की पढ़तानियों ने दो आने, एक आने में, अब इस वक्त जितने पार्टिसिपेंट हैं उनमें शायद ही किसी ने आना देखा होगा, दवानी देखी होगी, चवानी देखी होगी। तो आने दो आने में उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट खरीदे होंगे और यूं वो 9000 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ से ले गया और राजस्थान में बैठ के उसने उनको सॉर्ट किया। और ऑन हिज वे बैक टू जर्मनी उसने एक नुस्खा ओरिएंटल भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे को दिया, बाकी सब मखतूतात वो बर्लिन ले गया। और आज सोसियर का जो नाम है लिंग्विस्टिक्स में, उसकी वो पेरिस में संस्कृत पढ़ाता था, लेकिन उसकी रसाई थी बर्लिन के उन कश्मीर वाले नुस्खों तक। तो वो उसने देखे थे, वो नोट्स बनाता था और पढ़ाता था। इत्तेफाक ये है कि वो अचानक उसका इंतकाल हो गया और उसके स्टूडेंट्स ने उसके वो जो नोट्स छापे, उसमें भी पता नहीं कि, चूंकि उसमें कुछ लिखा नहीं था उन्होंने कहाँ से लिया था, उसमें भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन संस्कृत के उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का होगा जो कश्मीर से मुताल्लिक थे या कश्मीर से बूलर ले गया था वहां वाले। तो जनाब अली, इस तरह से देखें तो कश्मीर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर एक दौर ऐसा भी आया, चाहे ये इस्लाम की कश्मीर में इब्तिदा हो या उसके बाद जब मीर सैयद अली हमदानी आए और फिर मीर सैयद मोहम्मद हमदानी उनके फर्जंद, उन्होंने यहाँ काम किया। उनके साथ सादात की एक बड़ी, ये सेंट्रल एशिया से एक बड़ी तादाद में सादात आए और सादात आए। आई एम इन अ मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, I'll call you later. Usman is asking some phone number, sir.
Whose phone number? Whose phone number? Oh, I will call you after a few minutes. No, right now I'm busy. Okay. अब ये देखिए इत्तेफाक है, एक पार्सल मैंने बंगलोर से भिजवाया है कोकराझार से पोस्टमैन नंबर पूछता है बंगलोर वालों से, वो मुझसे पूछ रहे हैं। एनीवे, ये आजकल जो कम्युनिकेशन का सिलसिला इतना हो गया तो लोग एक दूसरे से कहां से जुड़ जाते हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि सादात ने भी बहुत काम किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया, और इस तरह से पहले देखिए यहाँ हिंदुइज्म रहा, फिर उसके बाद बुद्धिज्म आया, फिर बुद्धिस्ट से फिर लोग हिंदुइज्म की तरफ आ गए। और उस वक्त की एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि जब मद्रास में शंकराचार्य से कहा गया, आदि शंकराचार्य से, कि कश्मीर चलो, उसने कहा कि अभिनवगुप्त इज हियर, नो नीड ऑफ माय गोइंग, अभिनवगुप्त वही करेगा। तो बहरहाल, बल्कि आज भी आपने देखा होगा, इस वक्त हमारे साथ अभी ये ताइब जी वहां से मद्रास से जुड़े थे, मद्रास में बाज ब्राह्मण शुमाल की तरफ यूं हाथ जोड़ते हैं, वो एक्चुअली वो कश्मीर की तरफ है, कश्मीर के नॉलेज की तरफ, कश्मीर के फलसफे की तरफ वो आज भी समझते हैं कि। बहरहाल, इसके बाद भी आप देखिए कि ये तारीख जो है 11वीं सदी में या 12वीं सदी में लिखी गई, ओल्डेस्ट क्रॉनिकल जो है ये हमारे यहाँ, वो है कलहनाज राज तरंगनी। इसका ये मतलब है कि कश्मीरी इतना कॉन्शियस थे इसके बारे में, यानी नॉलेज के बारे में। क्योंकि एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, उस जमाने में 3 ही सब्जेक्ट पढ़े जाते थे, हिस्ट्री, लैंग्वेज और फिलोसफी, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था। और ये बाकी सब्जेक्ट जो है, जो बाद में आए, ये ऑफ शूट्स हैं इन्हीं के। जैसे किसी ने कहा, वो अच्छी बात कही है, इट्स परहैप्स डेकार्ट्स, वो कहते हैं कि फिलोसफी इज लाइक अ ट्री, इट्स रूट्स आर मेटाफिजिक्स, इट्स ट्रंक इज फिजिक्स, एंड ऑल अदर ब्रांचेस आर अदर साइंसेस दैट आर इशूड फ्रॉम द ट्रंक। इसका ये मतलब है कि नॉलेज की बुनियाद जो है वो फिलोसफी है, और फिलोसफी की बुनियाद जो है वो इसके रूट्स में देखिए मेटाफिजिक्स में। इसलिए कि बगैर मेटाफिजिक्स के, बगैर मेटा थिंकिंग के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। यूं तो लोग कहते हैं कि हवा में वो ये हवा में उड़ता है, हवा में सोचता है, वो सब अपनी जगह ठीक है। असल में क्या है कि कुदरत ने अपने इस कारखाने में हर चीज पहले से रखी है, और हम ज्यादा से ज्यादा दरियाफ्त करते हैं, हम ईजाद नहीं करते। बल्कि मैं ये बात आसान इस तरह से होगी कि हमने हवाई जहाज बनाया, लेकिन उससे पहले परिंदे उड़ते थे। हमने समंदरी जहाज बनाया, उससे पहले मछली तैरती थी। और इसी तरह से कोई भी आप चीज लीजिए, कारखाने कुदरत में वो चीज किसी न किसी फॉर्म में पहले से मौजूद रहती है, और हम उससे प्रिंसिपल डिराइव करके, उससे हम इन्फ्रेंस ड्रा करके उसके बाद कहीं अप्लाई करते हैं, कोई नई चीज बनती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फलसफा जो है, इसकी बुनियाद जो है, थिंकिंग की बुनियाद जो है, ये इसकी भी असल जो है, जड़ जो है, वो मेटाफिजिक्स है। और कोई शायरी मेटाफिजिकल थिंकिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ कश्मीर में जो तसव्वुफ का सिलसिला रहा, तसव्वुफ का सिलसिला जो रहा, उसका भी तसव्वुफ का सिलसिला भी ऐसा है कि इसमें क्या है, क्रिएटर और क्रिएशन, इन दो का रिलेशन जो है, आपको, यदि आप जानते हैं कि मुर्शिद क्या कहता है इसको, अपने मानने वाले को, चाहने वाले को, अपने आप को छोड़ दे और चला। अपने जो तुम्हारी जाती वाती जो सोच है, उसको छोड़ दे। एक सेकंड, हेलो, इसको छोड़ दे और चला। तो इसका ये मतलब है कि वो डिटैचमेंट उसमें पैदा होता है, और उस डिटैचमेंट से वो अपने अंदर की तरफ देखता है। अब कश्मीर में मैं इसके बारे में थोड़ा और अर्ज करूंगा आगे चल के। कश्मीर में जो ये सिलसिला रहा,
14वीं सदी में खास तौर से जब लल्ला आरिफा ने जन्म लिया, लल्ला आरिफा छोड़ेगा नहीं, एक सेकंड। हेलो हेलो, वो तो ठीक है, वो आप देखिए कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। तो उनसे कहिए वो जयश्री जो है, जयश्री का फोन नंबर आपको दे दे, उसी से आप पता कीजिए। जयश्री बूढ़ो वाली कोकराझार की, उसका फोन नंबर उनके पास है, बंगलोर वालों के पास। ओके ओके। ये नंबर कहाँ पर है? ये नंबर कहाँ लगा? ये नंबर कश्मीर में लगा आपका। कश्मीर? हाँ 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 हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लल्ला आरिफा जो है, लल्ला आरिफा एक जगह कहती है कि गोरन वन्नम कुन्नी वर्षन निवृत्तम अंदर श्री महजगो वाक्त वर्षन तवे हो तुम नंगे न। अच्छा, अब आप सोचिए, उसको अपने गुरु ने, अपने मुर्शिद ने क्या कहा? एक ही बात कही, उसने मुझसे कहा कि बाहर से अंदर चले आओ, बाहर से अंदर की तरफ सफर करो। इन्हें बाहर की दुनिया जो है इससे आंखें मोड़ लो और अंदर की तरफ आंखें फेर लो, अंदर की तरफ नजर कर लो। जैसा कि हम कहते भी है कि बन बन की डाल डाल में हमने उसे ढूंढा, लेकिन अल्टीमेट जो है पता चला कि उसका मन में वास है, उसका अपने अंदर ही वास है। इन्हें क्रिएटर जो है, पैदा करने वाला जो है, वो अपनी तख्लीक को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसके साथ रहता है। अब इसमें असल में ये सफर जो है ये शुरू हो जाता है हमाजूस से और खत्म होता है हमाऊस पे। हमाजूस से मतलब है कि मैं उससे हूं, मैं उससे हूं। इसकी एक वो साइंटिफिक दलील ये दी जा सकती है कि जैसे आप पानी को सिंबल ले, पानी का जो सिंबल है समंदर को ले लीजिए, समंदर में पानी है। अच्छा, वो पानी जो है, उस पानी को आप किसी भी बर्तन में रखिए, किसी भी कंटेनर में रखिए, फ्लास्क में रखेंगे तो वही शक्ल इख्तियार करेगा, ट्रफ में रखेंगे तो वही शक्ल इख्तियार करेगा, आप इसको किसी और टम्बलर में रखिए तो वही शक्ल इख्तियार करेगा, आप जो मजा मिलाएंगे वही मजा इख्तियार करेगा, आप जो रंग मिला दें वही रंग इख्तियार करेगा। अच्छा, इसमें खूबी ये है कि अगर आप इसको ठंडा कर दें, ये फ्रीज हो जाएगा, एकदम सॉलिड आइस कि ये पत्थर के मानद हो जाएगा। आप इसको हीट अप कर दीजिए, स्टीम बनेगा, और जिस तरह से भी आप इसमें वो फर्क करेंगे ये आपको अलग अलग नजर आएगा। आप हैरान होंगे, नहीं ये समंदर नहीं है, नहीं जी ये समंदर नहीं है। लेकिन जब आप इसमें से एक ड्रॉप ले लेंगे और समंदर में से भी एक ड्रॉप ले लेंगे, दोनों का केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या होगा? केमिकल एनालिसिस में ये क्या दिखाएगा? 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका ये मतलब है कि ये हर जर्रा जो है उसको प्रेजेंट करता है। मैं मानता हूं एक मैथमेटिकल प्रोपोजिशन है, अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, वो अपनी जगह, लेकिन हर पार्ट जो है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वल की नुमाइंदगी करता है, इक्वल की मिसाल पेश करता है। एक डायमंड को आप तोड़ दीजिए, उसका हर जर्रा जो है, हर टुकड़ा जो, वो डायमंड ही है, उसमें वही क्वालिटीज है जो उसमें है। हाँ, ये ठीक है, जो हमारी समझ में है डायमंड, वो नहीं है, उसका एक हिस्सा है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि इस तौर पे सोच का सफर के लोगों ने अपने लिए एक राह चुनी, लोगों ने अपने लिए एक वो कहना चाहिए कि मंजिलें तय कर ली, मंजिलें फिक्स कर ली। उसके बाद उनको तय करना, उन तक पहुंचना, वो सफर करना, वो अलग बात है। कि इस तरह से तसव्वुफ में भी हमारे यहाँ के लोगों ने, ओरिएंटलिस्टों ने लीड ले ली। अब वेस्ट जो है उसका वो कॉलोनियल माइंड जो है, वो हमको तब भी कॉलोनी समझते थे, अब भी शायद कॉलोनी ही समझते हैं। एक खास बात मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हम वेस्ट की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो आज हमें बताते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, विमेन्स राइट्स क्या होते हैं, चिल्ड्रंस राइट्स क्या होते हैं, लेबर राइट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं
मुझे मालूम नहीं कोई मैसूर बंगलोर से हमारे साथ जुड़ा है कि नहीं। तो उस जमाने में 12वीं सदी में कर्नाटका में बसवेश्वरा फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने महसूस किया कि लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, लोगों को अपनी मेहनत के मुताबिक उजरत नहीं मिल रही है, जो वो हक रखते हैं जिस डिग्निटी का, वो उस डिग्निटी के एतबार से उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। तो उसने हुकूमत छोड़ दी, आकर के लोगों में मिल गया, लोगों की एक पार्लियामेंट बनाई, उसमें कोई 770, जैसा कि मुझे याद है 770 लोग शामिल रहे, जिन्होंने वचन कहे। वो वचन जो है वो 12वीं सदी में हमारे सामने आए। मैं कहता हूं कि उन वचनों में इंसानियत का खजाना है। उसमें पहली बार औरत के बारे में कहा गया, और यहां तक वो उन्होंने अपने वचनों में ये बताया कि देखो, पराई औरत की तरफ देखना गुनाह है, पराई औरत से कुछ एक्सपेक्ट करना गुनाह है, तब बच्चों को बचश में कम देखना गुनाह है, बगैर मेहनत के कुछ हासिल करने की कोशिश करना ये गुनाह है। और इसी तरह से हर चीज में उन्होंने इंसानियत का लेसन जो दिया, ह्यूमैनिटी का जो लेसन दिया, वो बड़ी बात थी। मगर इसका क्या कीजिए, सितम शरीफी ये भी है कि 800 साल तक वो वचन पता नहीं कहाँ, अलमारियों में, संदूकों में, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर कहाँ छिपा के रखा गया। और ये अभी इस सदी में है, 20वीं सदी में जब उनको नए सिरे से खंगाला गया। और फिर मेरे दोस्त थे MM कलबुर्गी, उन्होंने एक वॉल्यूम तैयार किया 2500 वचन का। ये 2500 वचन जो हैं, ये 2500 वचन यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कौन से मौज़ूआत जो इंसानियत से मुताल्लिक हैं, जो जिंदगी से मुताल्लिक हैं, और जिसमें ये बताया गया है कि जो हाकिम है उसके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं, जो महकूम है उसकी क्या ड्यूटीज है और क्या राइट्स हैं, आम मजदूर की मजदूरी जो है वो उसको कब देनी चाहिए, इसी तरह से लोगों बुजुर्गों को किस नजर से देखना चाहिए, कैसी इज्जत, किस तरह से इज्जत देनी चाहिए, ये हमारे यहाँ 12वीं सदी में हुआ। आज हमें यूरोप से सीखना पड़ता है। वो हमारे लिए कानून बनाते हैं कि ये जुर्म की सजा कैसे दी जाए, मुजरिम कौन होता है, जबकि हमारे यहाँ ये तालीम 12वीं सदी में दी गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओरिएंटलिज्म जो है, हमारे यहाँ जो काम हुआ उसकी बड़ी अहमियत थी, लेकिन वक्त पे उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। अच्छा, एक बात ये भी बताऊंगा, उसमें ये भी है कि कश्मीर के लोग भी उसमें शामिल रहे। यहाँ से कुछ लोग गए, यहाँ तक एक बादशाह भी गया, वो वहां भिक्षु बन गया, और उसने भी इन वचनकारों का साथ दिया। ये उस वक्त की बात है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट उन्होंने बनाई, जब यूरोप में अभी पार्लियामेंट का तस्वुर पक्का नहीं हुआ था। बहरहाल, अब इसी में एक हमारे यहाँ लल्ला आरिफा के उनके कंटेम्प्रेरी थे, हमअसर थे, शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली। शेख नूरुद्दीन वली का मामला ये है कि मुख्तलिफ बायोग्राफर्स जो हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी है। जैसे उनका जो था सहजानन, वो हिंदू था, फिर वो मुसलमान हो गया। अच्छा, फिर ये कुछ चोर थे, उनका इसका ताल्लुक उनसे था। जब ये चोरी करने के लिए गए तो इसने छोटी छोटी चीज़ें, उन्हें किसी से कहा कि ये जो है ओखली बड़ी सारी, इसको ले जाओ, और कहीं वो जो छेनी थी जिसकी कोई अहमियत नहीं, इस तरह की चीजें कहा, ये चुराओ वो नहीं। अच्छा, इस तरह से उसने लोगों को उससे दूर कर दिया, दूर कर दे कि चोरी करना ठीक नहीं है। और फिर इन्होंने अपना मतबा नजर क्या बनाया। पहले तो एक बात मैं और कहूंगा कि जब ये पैदा हुए तो कई दिन तक इसने दूध ही नहीं पिया मां का। फिर लल्ला आरिफा उधर से गुजरी तो लल्ला आरिफा ने इससे कहा, उसके अपने जो खुश्क वो ग्लैंड्स थे उसके मुंह में डाल दिए और कहा, जन मंद शोक ने तो चनचुक मंद, पैदा होने में तुम्हें शर्म नहीं आई, पीने में शर्माते हो। तो बहरहाल इस तरह से वो आगे चल के, जो कि लल्ला आरिफा का वो कहना चाहिए कि
यानी उनका रूहानियत का वो जो शरबत था वो उसने पिया, और फिर रूहानी तौर पर वो इस तरह से यानी लोगों की यानी सोहबत में रहे कि लोगों के दिल बदल दिए, लोगों के दिमाग बदल दिए, यहाँ तक कि वो जंगलों में गए, मुख्तलिफ गारों में रहे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जिंदगी का दर्स जो है वो इस तरह से दे दिया कि अब तक लोग, अब 600 साल हो गए, 600 साल से ज्यादा लोग अब तक दोहरा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले वहां उनके मरकत पे इधर ये चिराग शरीफ में उर्स हुआ, लाखों लोग आए। वैसे भी हर जुमेरात को वहां मजमा लगा रहता है, लोग वहां दुआएं करते हैं, तसल्ली पाते हैं, सुकून पाते हैं। अब ये हकीकत ये है कि मैं एक और बात यहाँ अर्ज करूंगा कि यानी सुकून और ये चीजें जो हैं, बड़ी चीजें जो जिंदगी मिलती हैं उनको फिलोसफी में एज गुड कहा गया है, दैट्स गुड। लेकिन गुड भी दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक गुड है, एक एक्सट्रिंसिक गुड है। एक्सट्रिंसिक गुड जैसे मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हर आदमी दौलत चाहता है, लेकिन दौलत न तो नींद है, न तो खाना है, न पहनना है, न मकान है। अलबत्ता दौलत से ये चीजें खरीदी जा सकती हैं। दौलत से आदमी खाना खरीद सकता है, दौलत से मकान खरीद सकता है, अपने अंदर ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये एक्सट्रिंसिक गुड है। और इंट्रिंसिक गुड जो है, जैसे अंग्रेजी का मुहावरा है वर्च्यू इज सून रिवार्ड, आपने कोई नेक काम किया तो आपको सुकून मिला, आपको तसल्ली हुई, वो इंट्रिंसिक गुड होता है। तो लोग जो वहां जाते हैं उनके मरकत पे, वहां जमा होते हैं, तो वहां क्या मकसद होता है कि वो इस तरह से उनके कलाम को दोहराएं, उनकी याद को ताज़ा करें, उनके ज़माने को याद करें, और उनकी बातों को याद करें जो उन्होंने लोगों से कही हैं या लिखी हुई है। तो उससे उनको तसल्ली मिलेगी, इससे उनको सुकून मिलेगा। मिसाल के तौर पे अब देखिए, उनके अव्वल तो एक उनकी एक खास खुसूसियत ये है कि जिस गांव में गए, जहां भी गए, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा और वो उस गांव के साथ अमर हो गया। और आज भी 600 साल के गुजरने के बाद आज भी लगता है कि जैसे अभी अभी वो इस गांव में है और ये बात कह रहे हैं, आज तक वो उसके लिए यानी सही है। अब ये जो मैं अर्ज कर रहा था, आपकी जगह चश्मा चूंकि टूटा हुआ है, ये बन नहीं सका। अब ये तलकीन करते हैं कि देखो हलाल रिज़्क कमाओ, हलाल रिज़्क पे गुजारा करो। और ये जो हमारे विडू अपॉलॉजिस्ट जो इसमें उसको मुलायत को पसंद करते हो कि वो एक तो मुल्ला होता है, एक कटमुला होता है, उसके पास कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वो धोखा दी से काम चलाता है। कहता है कि वो उसने एक टर्म इस्तेमाल की है वक़बत, मुफ्त का खाना, मुफ्त की रोटी। अगर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे, मुफ्त का खाना खाओगे बगैर किसी मेहनत के, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा आखिरत में। जैसे वफ़बत खेयो माल से कोकरे तंतिमाली परी शंग थी बांग। कहता है कि मुल्ला की मुर्गी ने ये मुफ्त का खाना खाया था, फिर उसने क्या किया, उसने भी सोते में बांग दी, ये नहीं कि जाग के या उठ के, सोते सोते बांग दी। या मल है वनो, तो कहते रिटन सुतन सोहबत थावक जंदिक शाह फलकी कंज बदन सूत युत सोहबत, बदन सूत युत सोहबत थावक जन अच तिमन
तमनन बानन मस, कि अगर तुम अच्छे लोगों के साथ सोहबत रखोगे, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ कारोबार करोगे, काम करोगे, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी हर चीज जो है वो सोना बनेगी, चमकेगी, कुंदन के मानंद वो नजर आएगी। लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ तुम उठोगे बैठोगे, बुरे लोगों की सोहबत में रहोगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जैसे तुमने वो कालक लगे बर्तनों को अपने साथ बुझोड़ा या उनको छुआ। ये उनसे जाहिर है कि कालक लगे बर्तनों से वही होगा। इसी तरह से एक खास चीज जिसके लिए हम तो खास तौर से उसके लिए मशहूर है कि हमने जिंदगी ऐसे गुजारी है कि मुख्तलिफ कौमें जो है, जिस वो तो पूरे एशिया का तस्वुर है, और फिर हमारे मुल्क में तो कई तरह की कौमें रही एक साथ, और कश्मीर जो है उसका इन मिनी एडिशन है। और ये कहते हैं कि इक्सी मालिस माज हिंदन तिमन बीत नफरत क्या आई, मुसलमानन क्यों हिंगन कर बंधन तोश खुदाए। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, मुसलमान क्या हिंदू, इन दोनों में क्या फर्क है? अल्लाह तो दोनों को देख के खुश होता है। फिर कहते हैं शिव छी थले थले राउजान मोजान हुन तो मुसलमान तुर्क छुक तो पनन पान परजान सोए छे साहिबस जानी जान, कि शिव जो है वो बिल्कुल राव की तरह से है, सूरज की तरह से है, उस पे नजर रखो। ये हिंदू और मुसलमान जो है ये तो मत सोचो, ये राव है, सूरज है। अगर तुम अक्लमंद हो तो फिर अपने आप को पहचानो, से मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु, अपने आप को पहचानो, वही असल में तुम्हारी जान पहचान है, असल के साथ, असल मतलब सच के साथ, असल मतलब अल्लाह के साथ। अच्छा, एक खास चीज जो मुझे इनके यहाँ मिली, जो आज हमें कभी कभी बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है, सही मालूम होती है, कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अक्लमंद होते हैं, एक बेवकूफ होते हैं। एक जमाने में मैंने एक लिखा था वो बेवकूफ पे एक ऐसे, और मैंने उस पर अपनी तरफ से वो उस पर खत्म किया था कि अगर आप देखेंगे कि किसी अक्लमंद को खाना मिलता है तो समझना चाहिए कि किसी बेवकूफ के पीछे पीछे चलता है, नहीं तो अक्लमंद के लिए खाना नहीं है। विजडम के साथ जो कुछ दुनिया में हुआ है, आप तसव्वुर कीजिए, सोक्रेटिस को, सुकरात को हमेलक पीना पड़ा, अफलातून को जो उसके शागिर्द थे और फलसफे देते थे उसको शहर शहर घूमना पड़ा। इसी तरह से कितने लोगों को क्या क्या सलूक हुआ है उनके साथ। आर्चबिशप के साथ तो वो तो सिपाही, अनपढ़ सिपाही उसकी गर्दन ही उड़ा के ले गया बादशाह के पास। और फिर करबला का वाक़या आपके सामने है कि विजडम के साथ, दानाई के साथ क्या हुआ। तो ये दानाई जो है, अक्ल जो है, ये हर वक्त हर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करता। असल में सदाकत को हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आती है जो सदाकत से दूर कर देती है और सदाकत से यानी वो मुंह फेरने की तरफ राग़िब करती है। और इन्होंने क्या क्या कहा है कि ये बेवकूफी जो है ये इंसान को तख्त देती है और अक्ल जो है उसको तख्ता देती है। तख्ता हम फांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तख्ता देती है, तख्तेदार तक पहुंचाती है। और फिर एक जगह कहते हैं कि अब मैं कश्मीरी में आपके सामने क्या दोहराऊं कि ये अक्ल जो है इसको हमने देखा नौकरी करते हुए, किसके यहाँ? बेवकूफी के यहाँ, बेवकूफी के यहाँ ये नौकरी कर रही है। आपने देखा होगा आजकल जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो जोमा उनमें काम करते हैं, उनके पीछे जो है, जो उनसे काम लेता है, जो उनसे काम कराता है, तो आप देखेंगे कि वो अक्ल में, अक्लमंदी में, सोच में, तफक्कुर में उनके लगेगा, उनकी बराबरी का नहीं होता है। लेकिन ये इसीलिए पैदा हुए हैं। मगर एक बात है कि असल में अक्ल का काम ही यही है कि वो रास्ता बताए।
अकल का मामला ये है, सही अकल का मामला ये है कि वो गलत मशवरा कभी दे ही नहीं सकती, चाहे उसका दुश्मन भी अगर उससे कुछ पूछने के लिए आ जाए उस वक्त भी उसको भी वो सही मशवरा देगा। यहाँ तक कि असल ने मखलूक जो है उन्होंने तेग के साए में भी सजदे किए, उन्होंने जुल्म बर्दाश्त करते हुए भी सच बोला है, उन्होंने कभी जान बचाने के लिए कभी चापलूसी से किससे काम नहीं लिया है। अब कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने शेख आलम का जरा सा जिक्र किया यहाँ पर, वो महज इसलिए कि यानी मैंने उनसे कहा था उस वक्त शेख आलम, उन्होंने खाली शेख लिखा है और शायद वो मेरी बात सुन नहीं पाए। कभी कभी टेलीफोन में ये भी होता है कि आवाज़ सही नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ओरिएंटलिज्म का ताल्लुक है, हमारी सोच का ताल्लुक है, हमारी फिक्र का ताल्लुक है, हमारी मतलब एशिया की या फिर कश्मीर जैसी जगह ले लीजिए का ताल्लुक है, हमने जो चीज़ें उस वक्त इख्तियार की हैं जब साइंस की दुनिया भी पीछे थी, आज लगता है कि हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से अक्ल से काम लेके इसको इस्तेमाल में लाया है और ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए हमने कांगड़ी बनाई है, कांगड़ी पता नहीं आप लोगों ने देखी है, इसमें 2-3 कश्मीर के भी हैं, उन्होंने तो देखी है कि वो एक काम जो है ऐसा उनका आर्टिजन्स का कि वो लकड़ी से बुन के उसके अंदर वो मिट्टी का बर्तन रखते हैं और कैसे वो कमरे में हम यूज करते हैं और कंबल के नीचे एक हमारा चौका होता है, वो फेरन जैसा, फेरन के नीचे उसको रख के वो हमें बाहर की हवा तो हवा रहती है, वेंटिलेशन पे उससे असर नहीं पड़ता, कमरे पे असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। इसी तरह से हमारे यहाँ रिवाज ये था कि सर्दियों में हम लोग नीचे की मंजिल में रहते थे और गर्मियों में ऊपर की मंजिल पे जाते थे। अब जमाना ऐसा आ गया है, क्या ऊपर की मंजिल क्या नीचे की मंजिल नहीं, उन्होंने किस तौर पर अपने लिए ऐसा वो माहौल पैदा किया था जिस माहौल में वो आराम से जिंदा रह सकते थे। फिर आप लिबास को लीजिए, देखिए आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में ने हमको लिबास दिया है, मैं आपसे क्या कहूँ, आज किसी भी कोर्ट में जाइए या फूड कोर्ट में जाइए तो आपको एक ही तरह का खाना मिलेगा। मैंने एक बार कहा था कि अगर पंजाब के इलाके में किसी फूड कोर्ट में जाके हम मिस्सी की रोटी और सरसों का साग मांगेंगे तो वो टुकुर टुकुर देखेगा वेटर, और जब हम उसी से कहेंगे कि पिज्जा लाओ या बर्गर लाओ, वो 10 पेश करेगा, 10 सूट दो। और यहाँ तक कि हम नहीं, आप साउथ में जाइए, नॉर्थ में रहिए, कहीं भी देखिए कि ये मॉडर्न जो है इसने हमसे कुछ चीजें ऐसी छीनी हैं। ये राजस्थान के भी इसमें कुछ लोग हैं, राजस्थान में 100 के आसपास पगड़ियां थी, जो पगड़ियां अलग अलग ट्राइब्स को डिपिक्ट करती थी, आज वो सब सारी पगड़ियां म्यूजियम में हैं। इसी तरह से लिबास से आप आज नहीं पहचान सकते कहीं भी किसी माल में कि ये मद्रास का है, ये नॉर्थ का है, ये राजस्थान का है, ये कहाँ का है, इसलिए कि लिबास एक हो गया। लोग तो बहुत बड़े परेशान होते हैं जबानों के मामले में, लेकिन जबानों के साथ भी ऐसा होता है। आज देखिए आप जबान जो बोलते हैं, कहीं भी आप जाइए ना, किसी माल में जाइए, किसी मार्केट में देखिए, वो कुछ ऐसी मिली जुली जबान है जो हिंदुस्तान की किसी जबान, हर जबान से उसमें कुछ ना कुछ आया है, लेकिन किसी जबान में आप उसको शामिल ही नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कितना शोर मचाते हैं हम रस्म खत के लिए, लेकिन वेस्ट ने ऐसा हमारे साथ किया है कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे पास डिवाइस है, जो भी सिस्टम है, उसमें उन्होंने अपना स्क्रिप्ट ऐसे रोमन स्क्रिप्ट डाल दिया है। आज जब मद्रास का लड़का अपने फ्रेंड को वो मैसेज करता है तो वेनकम जब लिखता है वो लिखता है VENEKUM, और तेलुगु लड़की जब अपनी फ्रेंड को सलाम करती है उसमें लिखती है मैसेज में, वो बागोनारा लिखेगी लेकिन कैसे, BAGUNARA। इसी तरह से हिंदी वाला भी करता है, दूसरा भी करता है। वजह यह है उन्होंने इस तरह से वो पेनिट्रेशन किया है कि वो उन्होंने हमें हमसे दूर कर दिया है। यानी ऐसा सोचिए कि अगर इन्हें हम यही लिबास आज से 200 साल पहले वाले आदमी को पहना दें, यही जबान उसके मुंह में रखें,
फिर उसके सामने आईना रख दें, वो चिल्लाएगा ये कौन आया, ये कहाँ से आया, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन हमें उसको बताना पड़ेगा नहीं ये तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। कहाँ तक कोई इसको बर्दाश्त करेगा, कहाँ तक इस पर यकीन करेगा, वो एक अलग चीज है। इसी तरह से यानी आप कहीं भी किसी चीज को उठा के देखिए तो आप, मैं ये नहीं, देखिए मैं कदामत पसंद नहीं हूँ कि जो पुरानी चीज है उन्हीं को अपने से इन्हें लगा के रखो। लेकिन एक बात है कि जिस दर्जे पर उन्होंने जिस वक्त काम किया है, ओरिएंटलिज्म ने जो चीजें हमको दी हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनका इतराफ करना, मैं समझता हूँ कि वो इल्मी दयानतदारी होगी और वो सही मानों में जिसे कहना चाहिए कि वो हक अदाई होगी। तो वरना ये कि हम बिल्कुल फैशन में आकर के बह जाएंगे, मैं मगरिब के खिलाफ नहीं हूँ, मगर एक बात है कि ये सोचना चाहिए कि मशरिक मशरिक है, मगरिब मगरिब है। वहां से जो चीजें आई है, अब देखिए उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जगहों से, अरबों से उन्होंने बहुत कुछ लिया, अजमियों से बहुत कुछ लिया। इधर जो ये साउथ एशिया है, ये हमारा ये मैंने चाहिए कि जो हमारी ये इलाके हैं, समरकंद है, बुखारा है वगैरह, उनसे बहुत कुछ लिया, अपनी जबानों में उसको डाल के रखा और उसको अपना करके इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे हमारा कुछ भी नहीं। इसमें मेरे दोस्त जिनका निज़ाम कभी कभी पता नहीं किसका है क्या है, ये दोहराते हैं, कहते हैं कि मैं हूँ मैं सब कुछ हूँ, तुम हो तुम कुछ भी नहीं। तो वो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमने इंसान की जिंदगी के सफर में, हमने इंसान की तरक्की में, इंसान के डेवलपमेंट में, हमने उलूम की तरवीज में, उलूम की तरक्की में अपना हिस्सा अदा किया है। और ये आपका भी सरमाया। ये मैंने कई वो इनके वो शलूक वगैरह लिख के रखे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इनको पढ़ना ये बेकार है और फिर इनका तर्जमा सुनाना। क्रक्स जो है वो यही है कि ओरिएंटलिस्टों ने बहुत काम किया है और उसमें कश्मीर भी आता है और कश्मीर ने अपनी जगह यानी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। तो इसमें एक इन्होंने वो सेगमेंट रखा है, कुछ टाइम रखा है गुफ्तगू के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सवाल बहुत अहम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही शख्स जवाब दे जिससे सवाल किया जाए। असल में इल्म का ओरिजिन जो है वो तहय्युर है। तहय्युर जो है वो जाहिर होता है सवाल से, और सवाल ही इल्म में अहमियत रखता है। और फिर सवाल जब सामने आता है, फिर चाहे कहीं का भी, मशरिक का, मगरिब का, कोई भी जवाब दे दे या वो खुद तलाश करने लगे वो जिसके जहन में सवाल पैदा हुआ, इस तरह से नॉलेज जो है वो आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो ये मेज़बान हैं, अब उन्होंने भी यानी उन्होंने ठीक जो चूज़ किया था वक्त, लेकिन मेरे लिए शायद ये वक्त मुनासिब नहीं था, मैं इतना गिरा हुआ था। और सबसे बड़ी खराबी जो है, चश्मा उसी वक्त टूटा था, बन नहीं पाया परसों से अब तक। तो आपको भी यानी आपके लिए मैं पढ़ता, कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाता। तो भाई मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इतने लोगों से मैं मुखातिब हूँ, और यहाँ कश्मीर में कोने में बैठ के कि मैं इस वक्त मद्रास में भी हूँ, राजस्थान में भी हूँ, और अलीगढ़ में तो खैर हूँ ही, और फिर बाकी जो दिल्ली से जो लोग जुड़े हैं, यहाँ तक कि कश्मीर से भी कुछ लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लेक्चर आपने दिया है। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सर आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। सर अब जैसे कश्मीर है, हमारे मुल्क के जो हालात बताते हैं कि भाई दहशतगर्दी वगैरह का जो मामला है, तो हमारा ये नजरिया है कि दहशतगर्दी को खत्म करने का एक रास्ता ये है कि भाई लोग अगर तसव्वुफ से जुड़ जाएं, खानकाही दरबार जो था, खानकाही सिलसिला जो था, खानकाही निज़ाम का जो तरबियत थी, अगर सूफिया इकराम की उन मजालिस में या फिर खानकाही निज़ाम से हम जुड़ जाते हैं दिल से, समझो खुशू व खुजू के साथ, तो दहशतगर्दी के मामलात हो या फिर आपसी नफरतें हो, आपसी रंजिशें हो, इनको खत्म किया जा सकता है।
जैसे औलिया अल्लाह की माजिबिन साहिब जी 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 माजिबिन साहिबा, ये आपका कहना वजह है, वो ठीक है। इसके दहशतगर्दी को ख़त्म करने के कई तरीके होते हैं। अलबत्ता एक बात है कि बुनियादी तौर पे ये इसका ताल्लुक इससे है कि आदमियत, एहतराम आदमी, आदमी। जी आदमी जी को अगर वो अपने हुकूक ढूंढता है और दूसरे हुकूक का भी एहतराम करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी जैसी चीज़ है, ये वजूद ही नहीं पाएगी। फिर एक और बात है कि यानी कई मौक़ों पर गलत इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। यानी कितनी ऐसी चीज़ें हैं, यूरोप में वो अपने लिए उसको दूसरा नाम देते हैं, हमारे लिए दूसरा नाम देते हैं। अलबत्ता एक चीज़ है कि जिसकी तरफ हमें तवज्जो करना चाहिए। तसव्वुफ अपनी जगह, सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक बुनियादी बात, चाहे आदमी सूफी हो या न हो, जो इस्लाम में कहा गया है, आप दूसरों के लिए वही पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। अगर एक बार ऐसा हो जाए तो फिर जाहिर है कि झगड़ा करें। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम में हमसाये के हुकूक है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि वो मशरिक का है या मगरिब का, वो हिंदू है या मुसलमान या सिख या कुछ, हमसाया हमसाया है। अगर हम उस लेवल पर इसको देखें तो फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा। एक बात मैं और बताऊंगा भी, एक यतीम ट्रस्ट ने मुझे बुलाया था, वो कुछ उनको उन्होंने एजाज वेजाज देना था, तो मैंने वहाँ लोगों से कहा कि देखो, तुम ये मत ख्याल करो कि अगर तुम इस ट्रस्ट की मदद कर रहे हो, इनको चंदा देते हो, ये तुम इन पे एहसान नहीं कर रहे हो, एक कर्ज अदा कर रहे हो। अल्लाह ने आपकी आमदनी में इनका हिस्सा पहले ही रखा है। अगर आप सिर्फ वो हक अदा करेंगे तो इनके साथ इंसाफ होगा और तुम अपने साथ इंसाफ करोगे। असल में हम क्या सोचते हैं कि यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है, देखिए, वो अगर मेरे पास कोई चीज़ है वो महज मेरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि पानी पर सबसे पहला हक किसका है? प्यासे का। खाने पर सबसे पहला हक किसका है? जो भूखा। कपड़ों पे सबसे पहला हक किसका है? जो नंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब इमाम अलैहिस्सलाम करबला के सफ़र में मंजिल शाब तक पहुँचे और यहाँ से यजीदी फौज की तरफ से हजरत हुर उनको तलाश करने जा रहे थे, उनके साथ सिपाही थे, सिपाही घोड़ों पे सवार थे, इनके पास हथियार थे, सब कुछ था। बहुत खाक छानी इन्होंने डेजर्ट की, रेगिस्तान की। अल्टीमेटली वहाँ पहुँचे। जिस वक्त ये वहाँ पहुँचे तो वो जो उनकी सवारी के घोड़े थे, उनकी ज़बानें बाहर आ रही थी कि पानी के लिए, और ख़ुद सिपाही भी इसी तरह से परेशान थे। तो इमाम ने क्या किया? इमाम के पास पानी था, उसने ये नहीं सोचा मैं कल अपने बच्चों को क्या दूंगा। उसने इनके सामने पानी से भरे हुए तश्त रखे, यहाँ तक कि घोड़ों के सामने भी पानी से भरे हुए तश्त रखे, और उस वक्त तक नहीं हटाए जब तक कि उन्होंने खुद मुंह न उठाया। तो मतलब कहने का ये है कि उस पानी पर, इसीलिए हमारे यहाँ तो इसीलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो खिलाफ मज़हब है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल अपने बच्चों को क्या देंगे, क्योंकि उस वक्त वो प्यासे थे, इनके पास पानी था, इस पर उसका हक था प्यासे का। इसी तरह से अगर हम ये सोचें कि किस पर किसका हक है और किस तरह से उसकी हक अदाई हो, तो बड़े झगड़े जो है वो खुद ही रफा होंगे। और एक और बात मैं जरूर कहूँगा, आप कहाँ से हैं महजबिन साहिबा? आप कहाँ से हैं? सर वो महाराष्ट्र से। सर हम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र से हैं। जी सर। महाराष्ट्र में कितनी ऐसी चीजें हैं जो अब यही जैसे अल्फांसो आम आपके यहाँ होता है, अच्छा, या इसी तरह से कुछ और चीजें होती हैं। हम कहेंगे कि भूखे का हक इस पे है, लेकिन भूखा भी ऐसा नहीं कि जो झपट के ले खुद ही। हुर ने पानी ऐसे नहीं छीना, इमाम ने खुद पेश किया। इस तरह से अपने हुकूक जो है अगर हम झपट के ले लें, अगर हम दूसरे पे जबर करके ले लें, दूसरों को मार के ले लें, तो वो कोई इंसाफ की बात नहीं है। तो ये आपका कहना वजह है कि अगर हम अल्लाह को याद करें, औलिया की तालीम पे अमल करें
और उस सलूक को अपनाएं तो शायद ये चीजें जो है मारामारी की ये खुद ब खुद फर्क हो जाए। सर ये शेखुल आलम और शेख हमदानी का जमाना जी जी कैसा है, कितना फर्क है? और ये लिल आरिफा जो है ये लल आरिफा। किसके? लल आरिफा जी, लल आरिफा जो है ना ये किसकी मतलब क्या कहेंगे कि किस मुर्शिद की जो है ना ये मुरीद थी? और सर एक और चीज सर मैं दो सवाल कर देता हूँ। एक और चीज जैसे कि हमारे यहाँ इस्लाम का जो तसव्वुफ है वो, और जैसे आपने हम कर्नाटक के बसवेश्वरा के जो वचन हैं उसका तस्करा किया है, चंद अखदार ऐसे नजर आती हैं जो मुश्तरका हैं। तो क्या ये इन वचनों में और ये बसवेश्वर वगैरह भी इस्लाम की रो से कुछ ना कुछ वाकिफियत रखते थे या मुतासिर थे? देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि वाकिफियत रखते थे या नहीं रखते थे। अलबत्ता एक बात है, सच जो है वो एक ही होता है, हकीकत एक ही होती है। अब फर्क क्या होता है? देखिए दो चीजें हैं, एक तो ट्रूथ है, दूसरे ट्रूथफुलनेस है। मिसाल के तौर पे जहां पे आप तशरीफ फरमा है तो आप देखेंगे ऊपर पंखा होगा, अगर पंखा साइलेंट होगा, चल नहीं रहा होगा, तो उसमें उसकी आपको कितनी शाखें नजर आएंगी? एक। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी कितनी शाखें हैं, तो अगर आप एक कहते हैं यू आर ट्रूथफुल, अगर आप तीन कहेंगे तो आप इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे हैं पुरानी नॉलेज से, वो आप देख नहीं रहे हैं। यानी ट्रूथफुलनेस का मतलब ये है कि जैसा नजर आए वैसा बोलना। यानी अगर उल्लू को दिन में नजर नहीं आता और वो उसको रात कहे, इट्स ट्रूथफुल। और अगर हम रात में रह के कहें कि दिन में ये होता है या ये तरह से, उसमें वो इन्फ्रेंस का मामला होता है, हम इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं। तो असल में क्या है कि आदमी जब किसी चीज को देखता है, अब देखिए ना, ये मसला बड़ा अजीब है। ये देखना जो है, देखने में क्या चाहिए आदमी को? जरा एक बार आपसे भी पूछूं मैं, देखने के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? नजरिया नजर के बाद नजरिया, बसीरत, नजरिया सर। देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है, नजरिए तक हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं। देखने में एक तो आंखें चाहिए, जो बीना हो तो रोशनी चाहिए। अगर ये रोशनी आंखों पे पड़े तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। ये आंखें अगर उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं जिसको हमें देखना है तो तब वो नजर आएगा। इसी तरह से हम कितनी दूरी से देख रहे हैं, हम किस जाविये से देख रहे हैं। जाविये दो तरह के होते हैं, एक तो वाकई फिजिकल और फिर मेंटल, ये दोनों चीजें काम करती हैं। नहीं मैं आपको क्या बताऊं कि वो एक मशहूर है कि एक मलिका थी, उसका बेटा कहीं चला गया स्कूल या दरसगाह, वो खाना नहीं ले गया, जल्दी में था। इसने अपनी दाया से कहा कि उसके पास खाना ले जाओ। उसने पूछा कि मैं कैसे पहचानूंगी, मैंने कभी देखा नहीं है। कहा जो सबसे खूबसूरत बच्चा तुम्हें नजर आए वहां स्कूल में, वही मेरा बेटा है। ये गई और अपने बेटे को देखे आई। वो बेटा जब इसका शाम को आया तो कहा कि आपने खाना नहीं भेजा, मैं भूखा रहा। उसने उसको बुलाया, वो कहा मैंने तुमसे कहा था। कहा आप ही ने तो कहा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है बच्चा वहां वो मेरा है। तो इसने कहा कि मैंने अपने बच्चे को दिया, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत वही लगा। आपके यही महाराष्ट्र से हैं हमारी महजबीन साहिबा, अब्दुल गफूर भी थे वहां के, उन्होंने एक किताब लिखी है अपनी यादाश्तें वगैरह, एक बड़ी उम्दा मिसाल दी है। एक टीचर ने एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर दिखाई क्लास में और बच्चों से पूछा कि ये क्यों रो रहा है। एक ने हाथ उठाया और कहा कि सर इसको खाना नहीं मिला होगा, भूखा होगा इसलिए रो रहा है। तो उसने कहा सर गलत है। तो वो दूसरे से पूछा, कहा नहीं इसने अनाप शनाप खाया होगा तो उससे पेट में दर्द होगा इसीलिए रो रहा है। फिर जब मालूम किया, वो जो पहला बच्चा था वो ऐसे घराने का था जहाँ फाका कशी होती थी, और दूसरा बच्चा जो था वो उस घराने से था जहाँ इफरात थी हर चीज की और अमूमन ज्यादा खाने से पेट में दर्द होता था। अभी तो इस तरह से ये जो जैसा टोकरी में रखे थे, क्या मैं समझा नहीं यार, वो तो ये सर वो कोई किसी का माइक ऑन है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
मैं अच्छा कौन अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैं कौन है किसी का, हाँ मैं ये टेक्निकल चीजें इतनी नहीं जानता ना। अच्छा, इतनी नहीं जानता मैं टेक्निकल चीजें, इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसमें सिर्फ ये इतना ही नहीं है कि नजर है, बल्कि किस नजर से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। मेरी आंखों में अब ये चश्मा टूट गया, अब मैं कितना माजूर हो रहा हूँ कि और एक इसके पत्ता बगैर जब तक गोभी ये वो चश्मा नहीं सही आएगा वाला मन की। है। और दूसरी बात, और जी दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है और कि जहां तक बसवेश्वरा के उन वचनों का ताल्लुक है या उनके साथ जिन्होंने काम किया, जैसे अक्का महादेवी है, आलमा प्रभु है, कितने लोग, उनमें आप जब देखेंगे, जैसे मैंने एक मिसाल दी कि पराई औरत की तरफ मत हरी देखो, मिर्च या दूसरी मिसाल के बगैर बगैर मेहनत के मत खाओ। अच्छा, इसी तरह से यानी जो आपका हक नहीं, किसी दूसरे की चीज पे आप डाका मत डालो। बच्चों का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो। अगर आप देखेंगे कि इसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे मजाहिब में भी बशमूल इस्लाम के मुश्तरक हैं, यही तालीम दी जाती है। असल में ट्रूथ जो है, सही तालीम जो है, वो हर जगह एक ही मिलेगी। फिर लोगों ने कैसे इजाफे किए हैं, क्या क्या और तावीलें हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप इन सब की तालीमात में, जैसे मैंने लला इरफा का कहा कि कचबोज दाइमन मिद्दी तार, यानी आमी पन यानी वो कहती है मैं दरिया जो है उसको क्रॉस कर रही हूँ, और कैसे कच्चा धागा जो होता है उसको पकड़ के मैं सहारा चाहती हूँ। फिर कहती है मेरा अल्लाह सुनता मेरी बात कि मुझे भी पार उतारता या मंजिल तक पहुंचा देता, वही मफहूम है। इसी तरह से दूसरे लोगों को देखिए, वो भी यही कहेंगे, हालांकि वो शुवाइट थी, और शुवाइट में भी यानी आप देखिए कि जो शुवाइट तालीमात हैं उनमें भी आपको कितनी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो मुश्तरक है हर मजहब और हर इसमें ये। और वो आप ये बताना चाहते थे कि बसवेश्वरा के यहाँ जो है उसमें हमारे साथ यानी मुसलमानों के साथ कुछ चीज़ें मुश्तरक है कि नहीं। जी मुश्तरक हैं, और उनके फरूई जो मामलात हो गया और वो अलग है, लेकिन असल तालीमात जो है, क्रक्स जो है, उसमें निशानदेही की गई है उन्हीं रास्तों की, उन्हीं मंजिलों की जो हमारे लिए भी अहम है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर आप, अस्सलाम। जी सर, आपको तो बहुत देर तक सुनने को जी चाहता है, हाँ, लेकिन वक्त की कमी है। सर मेरा एक सवाल है कि चूंकि हम लोग तो सर इधर, चूंकि मैं झारखंड में रहती हूँ, झारखंड के गोड्डा जिला में। झारखंड रांची में आया हूँ, मेरे दोस्त वहाँ हैं, जैसे फिरोज साहब हैं, वो एक जमाने में वाइस जी चांसलर भी थे, मंजर साहब थे, दूसरे लोग हैं। जी जी और तो आजकल बहुत सर, न्यूज में है झारखंड। मंदर साहब हाँ रिटायर अब हुए इलेक्शन सर। सर, हाँ, और अच्छा, इलेक्शन भी है सर यहाँ हाँ इलेक्शन नहीं भी वो है ना। आजकल न्यूज में बहुत है, न्यूज में बहुत जी आता है। जी जी सर, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि कश्मीर के जो शेरो अदब है, तो उसमें जी खास करके वहाँ के जो शोरा वो अदबा है, वो किस तरह के मौजुआत पेश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसको थोड़ी सी कम जानकारी है, कम पढ़ने को मिलता है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि उधर जी किस मौजुआत पर वो ज्यादातर बातें करते हैं। सर थोड़ा सा इस पर मुख्तसर में रोशनी डाला जाए। मैं एक बात अर्ज करूं कि असल में इंसान की फिक्र का मौजू इंसान है और इंसान के मुतल्लिकात हैं, वो उसकी जिंदगी है। अब जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, उसकी तहजीबी जिंदगी है, अखलाकी जिंदगी है और सियासी जिंदगी है। अच्छा, इस तरह की कितनी चीजें, अब तो ये कौमियत का भी भूत सवार हो गया है, तो इससे भी वो लोग जो हैं उनकी फिक्र जो है महदूद हो रही है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते। जैसे मौज़ूआत आपके यहाँ हैं वैसे मौज़ूआत हमारे शायरों के भी हैं, वो भी अपनी जिंदगी को लेके आगे चलते हैं, और उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आदमी को यानी अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी हों, और ये कि ये एक सतह से ऊपर उठ के जो तसव्वुफ़ की शायरी हमारी यहाँ होती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे गालिब ने भी कहा एक जगह कि वो यानी वो एक तो नहीं, मैं विषय मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, कि एक तो
सूफी होना होता है, दूसरे मुतसव्विफाना शायरी करना होता है। गालिब के यहाँ भी आपको तसव्वुफ के बहुत ये नए मज़ामीन मिलेंगे, लेकिन वो सूफी नहीं थे। इसी तरह से और अलबत्ता एक बात है कि इसमें जो मौजू है, यानी मैंने एक बात पहले ही आपसे अर्ज की ना कि इंसान जो है ये ईजाद नहीं करता, दरियाफ्त करता है। जो चीज पहले से मौजूद है उसी को किसी न किसी सिरे से उठाता है। हर जमाने गालिब में का एक आदमी शेर, सर गालिब का जो एक शेर है कि ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते हैं अगर बादा बादा तो देखिए ये मसाइल तसव्वुफ यानी ये इसी की तरफ मैंने इशारा किया कि वो सूफी नहीं थे, लेकिन मसाइल तसव्वुफ उन्होंने कितने वो हरचंद कहें कि है नहीं है, या इसी तरह से वो ये जैसे उनका है ये है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, या यहाँ क्या दरा है कतरो मौजो हबाब में, यानी जैसा ये सिर्फ है मुश्तमिल नमूद सुवर पर वजूद बैर, यहाँ क्या दरा है कतरो मौजो हबाब में, यानी हर चीज जो मैंने पहले ही कहा, पानी की मिसाल मैंने दी थी, ये सब एक ही हैं, शक्लें मुख्तलिफ हैं लेकिन बुनियाद एक ही है। इसी तरह से मसाइल जो हैं वो भी ये एक ही है, अलबत्ता लोगों का नजरिया जो है, लोगों की नजर जो है उसको अलग अलग जावियों से देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ सर्दी लग रही है, आपको इस वक्त सर्दी नहीं लग रही है, वहाँ मौसम ऐसा नहीं है, तो अगर आपको यहाँ लाया जाए तो आपको शायद मुझसे ज्यादा लगेगी, मुझे वहां ले जाया जाए तो मुझे वहां गर्मी ज्यादा लगेगी। तो इस तरह से जिंदगी जो है वही मौजू हर एक का है और हमारे शायरों का भी वही मौजू है। अलबत्ता एक बात है, कुछ फॉर्म्स जो है, यानी हमारे यहाँ एक फॉर्म है वसन, आपके यहाँ वो फॉर्म नहीं है, बल्कि मुझे कभी कभी शक होता है शायद ये वसन जो है हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ है और इसी का नाम वचन हो गया है वहाँ, और कुछ वो फॉर्म में कुछ मुतमासिल सूरतें भी नजर आती हैं। तो यहाँ जैसे नाज़म बहुत बाद में आई, हमारे यहाँ सोनेट नहीं, सोनेट बहुत कम है, मिलता है, लेकिन वहां से आया और फिर वो हमारे क्या मद्रास के उन शायरों ने वो काबिश बदरी और दूसरे वो थे फरद कैफी, उन्होंने शुरू किया, फिर तराइले उन्होंने शुरू किए, लेकिन मौजू जो है मौजू बहरहाल जिंदगी है शायरी का। अब कौन किस नजर से जिंदगी को देखता है, जो हमारे यहाँ गुनाह का तस्वुर है, बाज लोगों के यहाँ वो है ही नहीं तस्वुर, वो समझते हैं जिंदगी जिंदगी है। और आप कितना भी, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, आप देखिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास दूसरी चीजें हैं, ऑल द टाइम यू आर अंडर सर्वेलेंस, हर वक्त कोई भी पता कर सकता है कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रही है, कि जैसे CCTV कैमरास है वटेवर। अगर आज भी लोगों को यकीन नहीं आता कि अल्लाह है, उसके फरिश्ते होंगे, वो हमें देख रहा होगा, तो हम उनका क्या करें, उनका क्या बिगाड़ सकते हो, वो उनको वही कहने दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मौजू हर जगह की शायरी का इंसान है, इंसान की जिंदगी है, और वही कश्मीर में भी है। अलबत्ता यह है कि हमारे यहाँ अब तक मुतसव्विफाना शायरी हो रही है, जबकि उर्दू में उधर थोड़ा वो कम हो गया है, हिंदी में कम है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेडिशन पहले से आई है तो इसलिए ये चल रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी शुक्रिया सर। सर, एक सवाल कश्मीर से भी है, मैं कश्मीर से हूँ और मेरा ताल्लुक त्राल से है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से मेरा ताल्लुक। त्राल में समझ गया, हमारे स्टूडेंट वहाँ के रहे हैं बहुत, और मेरा बेटा आजकल वहाँ पढ़ाता है त्राल कॉलेज में, प्रोफेसर। लेकिन मैं पढ़ाता जम्मू में हूँ, इस्लामिक स्टडीज पढ़ाता हूँ यहाँ। जी। सर, मेरा सवाल यह है कि कितना फ़र्क आपको नज़र आता है तजुर्बे के हिसाब से शेखुल आलम का दौर और ललदत का दौर और फिर आपका दौर और फिर हमारी जनरेशन का दौर, जो इस्लाम की एक ताबीर है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक इंटरप्रिटेशन है, उसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आता है कश्मीरी सोसाइटी में, और अगर फ़र्क है तो किस चीज़ में है, और कहाँ पर हम इनको ख़ास तौर पर निसाब में शामिल कर सकते हैं, शेखुल आलम को, ललदत को, क्योंकि हमने तो अपने स्कूलों में ललदत और शेखुल आलम को नहीं पढ़ा है सर,
हमने बाद में रिसर्च लेवल पे पढ़ा है, पर रिसर्च लेवल पे तो प्रिविलेज्ड क्लास पढ़ती है। जी 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 या एक नई जनरेशन को वो आइडियोलॉजी हम दे सकते हैं सिर्फ करिकुलम के जरिए से, तो कहाँ पर फिक्स करने की जरूरत है? शुक्रिया जी। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आपने जो बताया कि क्या फर्क महसूस करते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे बड़ा फर्क जो है, पहले लोग अल्लाह से डरते थे, अब आदमी से डरते हैं, अब दूसरी चीजों से डरते हैं। अगर लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, कोई देख नहीं रहा है, तो वो बहुत जुर्म करेंगे। उनको यकीन नहीं कि अल्लाह देख रहा है। शेखुल आलम आरिफा का ज़माना जो था, ललदत का ज़माना जो था, उसमें लोगों के वसाइल महदूद थे। लोगों के पास पैदल जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी आप समझ लीजिए कि प्यास लगती, खुद कुआं खोदना पड़ता था और प्यास बुझाना पड़ती थी। अब चीज़ें बड़ी फरावानी के साथ मिल रही हैं, लेकिन हर चीज़ में किसी न किसी तरह की वक्त की मिलावट है, दौर की मिलावट है, सियासत की मिलावट है, दूसरी चीज़ों की मिलावट है। इस तरह से उस ज़माने में ज़िंदगी जो है, इवन इस्लाम जो है, ये हमें बिल्कुल सामने आता था बगैर पर्दों के। अब आजकल जो है, इससे बहुत पर्दे हटाना पड़ते हैं, तब कहीं असल तक आदमी पहुंच पाता है। तो आपने सही फरमाया कि आपके ज़माने में जब हमने शुरू किया था तब तो कश्मीरी होती थी नई करिकुलम में, उसके बाद वो ख़त्म कर दी, लेकिन अब फिर शुरू कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत है करिकुलम के ज़रिए जो चीज़ें बचपन में, उस उम्र में लोगों के जहनों तक पहुंचती हैं, वो बड़ी देर तक कायम रहती हैं और उनका असर रहता है। ज़रूरत है इस बात को और बताने की, समझाने की। और ये जो आप चूँकि इस्लामिक स्टडीज़ से हैं, तो देखिए एक तो नहीं, इसमें भी मैं आपसे क्या कहूँ कि इन्हें इस्लाम के जो मुफक्किरीन हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फ़लसफ़े को, आज उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि उनकी चीज़ें जो दूसरों ने की। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इवन साइंटिफिक लेवल पे आप देखिए कितनी इजादात जो मुसलमानों ने की हैं, इस्लाम के मानने वालों ने की हैं, वो लोगों को पता ही नहीं कि ये कहाँ से आई और क्या। तो इसकी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को आम करें, लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन एक बात है कि असल इस्लाम जो है वो जब भी वही था, आज भी वही है, वो बदला नहीं है। अलबत्ता जो पर्दे हमने उस पर चढ़ाए हैं, बावजूद कुछ भी हो सकता है, क्यों और क्या, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन ये है कि फ़र्क बहुत आ गया है, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल गई है, लालच बहुत बढ़ गया है, आप आदमी कनात पसंद नहीं है। लाला आरिफा ने और शेखुल आलम ने सब्र की जितनी तलकीन की है, और इस्लाम भी सब्र की जितनी तलकीन करता है, आजकल सब्र किसी के पास नहीं है। अगर वो इंतज़ार करता है तो उसकी मजबूरी है, कोई या तो डंडा ऊपर है या कोई रास्ता रोके हुए खड़ा है, वरना वो सब्र में कोई अब यकीन नहीं करता। तो ये सूरत है। और जब आप, ज़ाहिर है कि आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तो जब आप इसको देखते होंगे, क्योंकि आपके साथ महज अकीदा ही नहीं, आपके साथ फ़लसफ़ा भी है, क्योंकि आप जो फिलोसॉफिकल जो वो होता है ना, फिलोसॉफिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल कहना चाहिए कि वो इंक्विजिशन असल में क्या है, इंक्विजिटी है। तो आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहरहाल हमारे इस वक्त दिन है, रोशन है, उसी की तरह आपके सामने ये चीज़ें रोशन होंगी। मैं आपको क्या बताऊंगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अबरार हक, मैं भी इस्लामिक स्टडीज़ का ही तालिब इल्म हूँ और उसी में पढ़ाता हूँ। सर मैं उसी सवाल से समझिए आगे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लाम के लोगों ने, मुसलमानों ने हर फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, नेचुरल साइंस में भी, सोशल साइंस में भी। तो बात सही है बिल्कुल कि हम लोग इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में तो इस पर पूरा सिलेबस है, पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया, इवन मुसलमान, इवन मदारिस में भी लोगों को नहीं मालूम है कि मुसलमानों ने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि ओरिएंटलिज्म है, तो वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म और मुस्लिम या कश्मीर ओरिएंटलिज्म में बुनियादी फ़र्क क्या है? दूसरी बात यह कि मुसलमानों ने जो काम किया है ओरिएंटलिज्म में, उनके काम को इल्म कलाम भी कह सकते हैं क्या? थैंक यू।
देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि असल में इस्लाम की आमद जो हुई ये बहुत से तजुर्बों के बाद हुई। कितनी मंजिलें आदमी तय कर चुका था, कितने पैगंबर आ चुके थे, और क्या कहिए, देखिए हम ही तजुर्बा नहीं करते, अल्लाह मियाँ भी तो तजुर्बा करते हैं। उन्होंने भी वक्त वक्त पे मुख्तलिफ कायबों में आदमी को डाला और मुख्तलिफ सूरतों से गुजार के एक मंजिल तक ले आए जहां उन्होंने दीन को मुकम्मल कर दिया। और हकीकत यह है कि इस्लाम में जो कहा जाए कि आप अपने सोशल साइंस को ले लीजिए, आप अपने जुडिशल सिस्टम को ले लीजिए, आप अपने लिविंग सिस्टम जो है किस तरह से हमें रहना चाहिए और किस तरह से नहीं रहना चाहिए, मैं कहता हूं कि इस्लाम में इन सब की तालीमात जो है वो मौजूद हैं। एक सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि वो एक आलिम खिताब कर रहे थे, तो वहाँ, अब आप अलीगढ़ से हैं, एक ज़माने में वहाँ कम्युनिस्टों का बड़ा ये रहा ये दौर, और आजकल थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। स्ट्रेची हाल पे मौलाना बोल रहे थे तो किसी ने पर्चा बढ़ा दिया, कहा कि आप किस बुनियाद पे उसको अल्लाह मानते हैं जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है गैबत में। मैं कहता हूँ कि अच्छा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और को दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने एकदम गुरेज किया और कहा कि देखिए सामने की बात है, अगर हम में से कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास वहां तख्ती लिखी होती है, डॉक्टर अबरार साहब MBBS या MD वटवर ये जाते हैं, उसको अपने आप को जिसको बहुत अजीज रखते हैं वो अपने जिस्म को, अपने बदन को, अपने आप को, अपनी शख्सियत को उसके हवाले कर देते हैं। इन्होंने कभी उसको कॉलेज जाते नहीं देखा है, इन्होंने कभी उसको पढ़ते नहीं देखा है, इन्होंने सिर्फ ये तख्ती पढ़ी, उस पर ये नाम लिखा है। फिर वो डॉक्टर जो है वो इनसे सिम्टम्स पूछता है, अलामात पूछता है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है, फिर वो उससे इन्फ्लुएंस ड्रा करता है कि नहीं इसकी इटियोलॉजी की कि क्या वजह हो सकती है, ये भी कुछ दोहराते हैं। उस डॉक्टर को ये बीमारी कभी खुद नहीं हुई है, उसने मेडिसिन की किताबों में पढ़ा है, फिर वो दवा लिखता है, और दवा जब लिखता है, जब हम दवा वाले के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास, वो दवा लेने के लिए, उस जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उसने कभी उस दवा को बनते नहीं देखा। उसमें जो बाहर से लिखे इंग्रेडिएंट्स, ये इस मिकदार में, ये इस मिकदार में, ये इस मिकदार में, उसने उनको मिलाते नहीं देखा, लेकिन वो जो लिखा है उस पर यकीन किया, उसके बाद फिर आकर के उसको इस्तेमाल करता है। क्या मैं बस इशारे कर रहा हूँ। तो अगर हमने उसको पढ़ते नहीं देखा, अगर उसने कभी ये बीमारी नहीं देखी, अगर उस दवा वाले ने कभी ये दवा खुद नहीं बनाई, आपने उसके सामने नहीं बनी, ये हम सब गीबत में एक दूसरे के कहने पे हम भरोसा करके इतना कर लेते हैं। आप सोचिए कि अगर हम गीबत में ईमान न रखें, अगर हम उस गीबी ताकत को न माने, तो हम 1 घंटे के लिए जी नहीं सकते, हमारा जीना महाल होगा। ये कहने का मतलब ये है कि हर आदमी जो है वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज पे एतबार करता है, और हमें जो बताया गया है, हमें जो तालीम दी गई है ला इलाहा, हमें जो तालीम दी गई है कि जिंदगी क्या है और इसकी असल हदूद क्या है, तो वो अपनी जगह बहुत अहम है और उनसे आदमी बाहर नहीं जा सकता। अब ये है कि लोग जिस नजर से आजकल जिंदगी को देखते हैं, मुझे ताज्जुब होता है जब आप जैसे लड़के जब बाइक पे वो आते हैं राइट लेफ्ट, और मैं खुद को बचाता हूँ गाड़ी के अंदर रह के कि उनके सामने जिंदगी कोई कीमत ही नहीं है। वो समझते हैं शायद ये वही बकौल गालिब के कि ये मिट्टी का प्याला है, इधर टूटा और उधर से नया खरीद रहा है, वो समझते हैं कि दूसरी जगह जाके खरीदेंगे। इस तरह से कैजुअल अप्रोच जो है टुवर्ड्स लाइफ, उसने थोड़ा सा हमें डिरेल किया है। हम संजीदगी से जब जिंदगी को नहीं ले रहे हैं तो जिंदगी के और मुतल्लिकात को इस तरह से हम संजीदगी के साथ कैसे लेते हैं। कल मैं उसके यहाँ गया, यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ, वहाँ देखा 5-6 लोग हैं, हमने अपॉइंटमेंट फिक्स तो करा लिया था। मैंने कहा कि भाई ये
जहाँ बहुत देर लगेगी मैं क्या करूँगा। सब मैंने कहा देखो मैंने अपॉइंटमेंट इसीलिए फिक्स किया है, मेरे पास वक्त नहीं और मैं यहाँ इस माहौल में नहीं रह सकता ज़्यादा देर। तो फिर मैंने एक बात उसको समझाई, मैंने कहा कि देखो जब भी तुम्हारे पास कोई आए, मेरी उम्र का आए, तो समझ लेना कि जैसे तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हारा दादा बीमार है, उस वक्त तुम्हारा एटीट्यूड क्या रहेगा, वही तुम्हारा एटीट्यूड सीनियर सिटीजन्स के साथ होना चाहिए। और इसी तरह से हम दूसरे के बच्चे को बचश्मे कम देखें मुनासिब नहीं है। हम जिस नज़र से अपने बच्चे को देखते हैं उसी नज़र से दूसरे के बच्चे को देखेंगे। फिर ये भी है, अगर हम आपके इल्म की कदर करते हैं, अगर हम फ्लाई ब्रदर्स को मानते हैं, अगर हम मार्कोनी को मानते हैं, अगर हम दूसरों को मानते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लोगों ने जो काम किया है उसको भी आप वही अटेंशन दें, उसको भी आप वही रिकॉग्निशन दे दें जैसा कि हो नहीं रहा है। कहते हैं अच्छा ये उसने किया है, अच्छा ये उसने किया है, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये ज़ाहिर है मैं यही कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम जमशेद है। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो। अरे जरूर जरूर, ये तो मैं। सर आपने एक्सेलेंटली सारी चीजों को बयान किया है और मैं बहुत खुशी हो रही है कि सर आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सर हम इस्लाम, दहशत और ओरिएंटलिज्म और इस्लाम सबकी बात कर रहे हैं, इनफैक्ट गालिब को भी कोट कर रहे हैं। सर इस्लाम है ही सलामती का दूसरा पहलू, जो दूसरे की सलामती खोजे। सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर गए हैं कि अगर हम बात करें 7th सेंचुरी से, अरब से, ईरान से, 1206 से, फिर हिंदुस्तान से, हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन सर जो हमारा जो एजेंडा है, जो मेन मकसद है, कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। जो हम अशरफुल मखलूकात बोलते तो हैं अपने आप को, गालिब इनफैक्ट कहता भी है कि पानी से सद गजीदा डरे जिस तरह असद, डरता हूं आईने से मैं मर्दुम गजीदा हूं। तो सर हमें नहीं लगता है कि हम एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ही भूल चुके हम लोग। तो ये सारी चीजें सर हम कितना भी पढ़ते, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर दूसरे का ख्याल रखेंगे तो वो सारी पढ़ाई, सारी ओरिएंटलिज्म, सारी अदब सब बेकार हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, मुझे एक बात अच्छी लगी जो आपने अशरफुल मखलूकात का जिक्र किया। एक अंग्रेज ने लिखा है कि वो आदमी अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है, लेकिन ये कौन कहता है? ये वो खुद ही कहता है। मैंने इस पे कई एसेज लिखे हैं कि आदमी को अपने बारे में कितनी गलत फहमियां हैं, लेकिन जब कुत्ता भौंकता है तो ये कहाँ छिप जाता है। एक मामूली सी छिपकली से ये कितना डरता है और अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है और बहादुर कहता है, क्या नहीं कहता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कही आपने। असल में ये है कि जब मैं आपको रिकॉग्नाइज करूंगा तब आप मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन रिकॉग्निशन सोच समझ के, देख के, एतराफ करके कि आपने क्या किया है। बिल्कुल हम कभी हम जानवरों से इतना काम लेते हैं कि उनको बगैर घास खिलाए हम घोड़े पे सवार हो जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और बिल्कुल सही सर आपके तो कई तसनीफात होंगे सर। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने भी लिखा है। ये अब एक सर नोट करा दे। उसमें एक खास किताब, देखिए 2 चीजें मेरी, एक तो मिर्जा नबीब पे जो मैंने काम किया है, उस वक्त लोगों ने मुखालफत की, लेकिन मेरे पास नौकरी पहले ही थी, मैं नौकरी के लिए पीएचडी नहीं कर रहा था, तो मैं अपने शौक से कर रहा था। तो वो मिर्जा नबीब जो है, यानी वो कहाँ वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। जहाँ भी उर्दू पढ़ाई जाती है वहाँ अगर टीचर उसको कोट नहीं करता है दबीर को पढ़ाते हुए या मरसी को पढ़ाते हुए, तो समझा जाएगा उसमें कमी है, उससे किताब में कोई कमी पैदा नहीं होती। दूसरी एक चीज़ है कि जिसमें मुझे 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। उस जमाने में एक ही अवार्ड होता था, मेन अवार्ड साहित्य अकेडमी का। अब तो 3-4 अवार्ड उनके भी हो गए, ट्रांसलेशन का भी मुझे मिला है, फिर चिल्ड्रंस लिटरेचर का, फिर युवा अवार्ड होता है। और वो 84 में, उस वक्त मैंने उसमें एसेज लिखे हैं, जिंदगी से मुताल्लिक चीजों का जिक्र किया है। और जब वो दूसरी जबानों में वो किताब छपी, अभी उसका आसामी तर्जमा आया और लास्ट ईयर राजस्थानी का आया था, तो वो कहते हैं कि ये आज की किताब है। अब 84 से 83 में वो किताब छपी थी, इसका ये मतलब है कि 81-82 में मैंने वो लिखे होंगे एसेज।
तो ये 40, 42 साल, 44 साल पहले की किताब अगर आज की किताब लगती है तो मुझे उस पर बड़ी खुशी होती है। मिसाल के तौर पे उसमें एक ऐसे मैंने लिखा है लैडर, इसमें ये उर्दू में क्या ट्रांसलेशन हुआ है नाम, सीढ़ी, जीना नहीं सीढ़ी, कि जिसको भी ऊपर चढ़ना होता है उसको एक सीढ़ी की जरूरत होती है, लेकिन सीढ़ी का मामला ये है पाँव के नीचे रहती है। फिर जब एक आदमी जब इस सीढ़ी से चढ़ता है, ऊपर पहुंचता है, तो वो इस सीढ़ी को रहने देता है कि चलो दूसरा भी आएगा इसी सीढ़ी से चढ़ेगा। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो सीढ़ी को पाँव की ठोकर से दूर फेंकते हैं ताकि कोई और इससे वो ऊपर ना आए और ये किसी और को पता न चले मैं किस रास्ते से आया हूँ। और हमें कि हम टीचर्स भी खास तौर से कि हम हमेशा किसी न किसी के लिए सीढ़ी बनते रहते हैं और किसी न किसी को अपने लिए सीढ़ी बनाते रहते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने वो उस वक्त जिन पे लिखा है। और आज देखिए कि आज भी अभी उसका वो कोंकणी ट्रांसलेशन, तेलुगु ट्रांसलेशन अभी आया है। ये हर लैंग्वेज वाला वो कहता है कि ये तो आज की बातें हैं। तो अगर राइटिंग में एक कोई ऐसी बात है जो आपको हमेशा आज की लगे तो उसे कहना चाहिए कि आदमी को खुश होना चाहिए कि मैं ऐसी चीज लिख सका। लेकिन असल में क्या है, जंगल रूल जो है, माइट इज राइट, ये कभी बदला नहीं। माइट की सूरतें बदली, राइट की सूरतें बदली हैं, लेकिन वो माइट इज राइट हमेशा चलेगा और अब तक तो चल ही रहा है। जी हाँ अस्सलाम सर, अब वक्त खत्म हो रहा है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी, जी मैं असद फैसल फारूकी बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त खत्म हो रहा है असल में, तो इसलिए शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कभी और बात करेंगे, कभी और बात। जी 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 शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। काबिल तारीफ लेक्चर, माशाल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक है सर, मुबारकबाद जी आपकी तरफ से। अल्लाह करे तावीलात ने बहुत मुतासिर किया। जी सर, बहुत बहुत बेहतरीन सर, बहुत अच्छा लगा सर। दिल चाह रहा था कि अभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ सर। सर फिर आप आएंगे, हम लोग सुनना चाहेंगे सर। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बाजी। सर को सुनने के लिए कश्मीर जाएंगे सब लोग मिलके इंशाल्लाह। कश्मीर जाने का बहाना होना। जी जी बहाना है ना सर की खिदमत में तो चीन भी जाओ। अरे जरूर तशरीफ लाइए, जरूर तशरीफ लाइए। जी जी वो तो है ना, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो इंशाल्लाह। वो तो एक सिंबल है, चीन सिंबल है, कहीं चीन सिंबल है, कहीं भी चीन से मुराद कहीं भी, वरना सारे चीनी का रुख करेंगे। नहीं नहीं चीन करेंगे सर हम लोग, ऑफलाइन करेंगे हम लोग सर। कश्मीर वालों की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है। कश्मीर देखिए अब ये है ना कि ये फारूकी साहब कहते हैं कि वक्त खत्म हो गया, इन्होंने ये खरीदा होगा, वक्त तो करें। ये जो असल में कश्मीर जो है, ये कई चीजें हैं, मैं बहुत लिख चुका हूँ इस पे, लेकिन एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में लोग बच्चे पेनी जमा करते हैं, इतना पैसा जमा हो जाए कि कश्मीर देखेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि उनकी ये तमन्ना ऐसी होती है, अगर वो ताजमहल देखते हैं, अगर वो गोलकुंडा देखते हैं, ये होता है ऑन देयर वे टू कश्मीर और ऑन देयर वे बैक फ्रॉम कश्मीर। वरना बचपन से कश्मीर उनका ख्वाब रहता है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, यू आर वेलकम। शुक्रिया सर। सभी लोग आएंगे सर। एक सवाल आपसे करता चलूं। सबसे पहली बात तो यह है कि माशाअल्लाह मुझे ये सबसे बड़ी सआदत हासिल हुई है कि यूनिवर्सिटी में आपके सामने जाना, ये तलो मुस्ताक करके पढ़ने का मौका मिला है। तो अल्लाह आपका साया हम पर तादेर रखे, अल्लाह आपको हमेशा ज्ञान दे दे, आमीन। तो बड़ी फख्र की बात है कि खास तौर पे मेरे लिए कि मैं आपका शागिर्द रहा हूँ सर। चूंकि शेखुल आलम के हवाले से, क्योंकि मैं भी इसी सरजमीन से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी पोस्टिंग वुमेन बारामुल्ला में है। जी। तो शेखुल आलम पर जो है ट्रांसलेशन का काम हमारे यहाँ बहुत कम हुआ है, क्योंकि उनके यहाँ इंसानियत का, जैसा कि आपने अपने लेक्चर में कहा, इंसानियत का दर्ज दिया है, आदमियत, एहतराम आदमी, बाखबर शवाज मुकाम आदमी।
क्योंकि इंसानियत की बात जो है हर कंट्री में और पूरे जो है वर्ल्ड में चलाई जा रही है, और इंसानियत को फरोग देने का ही जो है अहम मसला है। तो अगर इनकी जो फिक्र है शेखुल आलम की और मजीद काम हो जाता, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता, उर्दू में ट्रांसलेशन होता और दूसरी जबानों में ट्रांसलेशन होता, तो पूरी दुनिया जो है मुस्तफीद होती इनकी फिक्र से। तो बहुत कम ट्रांसलेशन हुआ इनकी फिक्र का, अगर और ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता। नहीं देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं और अभी कुछ लोग कर रहे हैं ट्रांसलेट। ज़ाहिर है कि पहले हमारे दोस्त थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, गुलाम नबी गौहर साहब, उन्होंने ट्रांसलेट किया, बल्कि उन्होंने शेखुल आलम पे एक मोनोग्राफ भी लिखा, अंग्रेजी में साहित्य अकेडमी ने छापा था। इट्स आई थिंक वो अर्ली 80s की बात है। अच्छा, इसी तरह से असदुल्ला आफाकी ने काम किया, गुलाम नबी अदफर ने ट्रांसलेशन किया, और फिर अभी वो ये गजनफर वो कर रहे हैं, उन्होंने अभी तुलुई नूर के नाम से वो ट्रांसलेट किया बाज को। लेकिन हकीकत में शेखुल आलम पे अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरे ये कि ट्रांसलेशन का मामला भी ये है कि कोई एक ट्रांसलेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होता। वजह क्या है? वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि मैंने इस पे बहुत लिखा भी है और मैंने इस पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं इस पे बोला भी हूँ कि ट्रांसलेशन का मामला जो है ये असल में ठीक है कि ट्रांसलेशन जो है ये बिल्कुल, स्पेशली शायरी का या उसूल का, वो बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट नहीं होता, मगर उसके बावजूद बगैर ट्रांसलेशन के मफर नहीं है। इसी के जरिए हम पहुंच सकते हैं उन तक। तो मैं भी कोशिश करूंगा जिन इदारों के साथ मैं वाबस्ता हूँ कि जितना हो सके कि ये होना चाहिए। बल्कि मैं इससे शमस इकबाल से कहूँगा कि वो उर्दू में ट्रांसलेट कराए पूरा कलाम शेखुल आलम और छापे NCPL से। जब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो इसी तरह से और इदारे साहित्य अकेडमी तो कर ही रही इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सलामत रहिए, सलामत रहिए। सलामत। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फारूकी साहब, मैं एग्जिट कर लूं या नहीं अभी? अस्सलाम वालेकुम सर। एग्जिट करने को दिल नहीं चाह रहा सर। नहीं, मैं आप बताइए क्या करना है। सर आपको सुनना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप नहीं सर, बहुत इतना म्यारी लेक्चर, इतना उम्दगी के साथ, और आपकी जो पर्सनालिटी माशाल्लाह। बहुत घबरा रहा था, मैं कुछ पढ़ के बताना चाहता था, लेकिन आप बारहा आपके चश्मे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जरूरत महसूस ही नहीं हुई सर। थोड़ी देर में चश्मा आएगा जब कभी नहीं, उसकी कमी बिल्कुल हमने महसूस नहीं की सर। बहुत बहुत अच्छा। मजीद आपको सुनना चाहूंगी सर। जी सर, जी शुक्रिया। चलिए सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर जमशेद शाह कि नहीं? अच्छा, ये जो एक असाइनमेंट जो सबमिट करना था उसकी लास्ट डेट कब थी, कोई बता सकता है? 10 नवंबर। अच्छा, थैंक यू। एक ग्रुप बनाने की बात थी, वो ग्रुप बनाए क्या सर? अच्छा, ग्रुप बना हुआ है कोई? नहीं, अभी नहीं बना, किसी ने बनाया ही नहीं। अलग से ग्रुप बनाने की बात हो रही थी, तो उसको बना लीजिए। हाँ, अलग से बनाने की बात हो तो रही थी। वो अच्छा रहेगा, मतलब बेहतर होगा। उसके लिए सबके कांटेक्ट नंबर हो तो फिर सब उसमें इस वाले ग्रुप में है, सारे लोग तो है ही इस ग्रुप। हाँ सर, उसको फिर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद बन पाएगा। थोड़ा टाइम टेकन काम है। नहीं, या फिर हमको लगता है कि लिस्ट जो भेजी गई थी, जो लिस्ट हम लोगों को भेजी गई थी, उसमें सारे लोगों का शायद नंबर भी, हमको ऐसा लग रहा है। अच्छा, 3 बजे से फिर सेशन शुरू होगा ना? आज अगला सेशन है नहीं, क्या? आज कोई सेशन नहीं है ये वाला। आज सेशन नहीं है ना? नहीं।
नहीं कुछ लोग कंट्रीब्यूट कर ले, मतलब ग्रुप बन जाए तो अच्छा। लोग खुद कंफ्यूज है क्या लेक्चर है क्या नहीं है। चलिए सर कोशिश करते हैं, अगर बन जाएगा तो बना देते हैं। यस। अच्छा ये क्या वीडियो अपलोड हो गया सारे लोगों का? नहीं सर अभी नहीं किया है, आज बनाएंगे और फिर उसके बाद अपलोड कर देंगे। ये गूगल क्लासरूम पे कौन मांग रहा है? जी नहीं ये कह रहे हैं कि अगर वो सहूलत ना हो सके तो हम वहाँ भेज दें, मतलब है कि व्हाट्सएप ही कर दें, जो टेक्निकल जो देख रहे हैं उसको ही भेज दें, तो अब जो मुश्किल हो जा ही नहीं रहा, हम तो भेज रहे हैं तो जा ही नहीं रहा। नहीं सर वो दिक्कत हो रही एड वर्क पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दिखा रहा है आपका वीडियो कहाँ पे है, मतलब ऑप्शन दिखाएगा कि आपका ड्राइव में है या कहाँ पर है, किस फाइल में है कि उसमें है, मतलब कहाँ पे रखा आपने तो कि अपने करना कंप्यूटर पे कैसे है? डेस्कटॉप पे। उधर में लिंक देने से लिंक देने से तो हो जाएगा। यूट्यूब में जो जो लिंक जो लिंक दिया है उन्होंने उसी को लिंक दीजिए। खोलेंगे। हाँ जो मेल में लिंक आया होगा उससे ओपन करिए ना गूगल क्लासरूम। हाँ उससे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पे ऐड वर्क दिखाएगा, आपका वर्क असाइनमेंट एक ऑप्शन राइट साइड पे आ रहा है, आप देखिएगा उसको। अच्छा उधर में यार फाइल है यार। हाँ तो उसमें ऐड है, ऐड वाले पे जब एक क्रिएट है एक ऐड है। क्रिएट जब हम करते हैं ना, जब हम बनाते हैं क्लासरूम, ऐड में जाके करेंगे तो वो वहाँ पे वीडियो अपलोड का ऑप्शन आएगा कि आप किस जगह से ले रहे हैं, बस वो करेंगे, हैंड इन आएगा, हैंड इन कर देंगे, वो आपका सबमिट हो जाएगा। अच्छा ये तो क्या कह रहे हैं गूगल क्लासरूम पहले हमको ये करना होगा, मतलब है कि जी जी डाउनलोड जी करना हो। गूगल, हाँ गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना होगा, यही हमारा असाइनमेंट है। तो पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा पहले। पहले अपने मोबाइल में वीडियो लेक्चर बना लीजिए आप, ठीक है। वो तो उसको हाँ जब बन गया वो। बन गया ना, तो अब उसको अपने मेल पे भेज के, जब मेल पे भेजेंगे तो उसको ड्राइव में सेव कर लीजिए, सबसे सीधा ऑप्शन है। जब ड्राइव में रहेगा तो जब वहाँ पे आप ऐड वर्क आएगा ना, तो वहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे ही आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ड्राइव में आपका वो वीडियो खुल जाएगा, बस आप सेलेक्ट कीजिएगा उसको, और सेलेक्ट करेंगे अच्छा तो अच्छा हैंड इन का ऑप्शन आएगा, हैंड इन कर देंगे तो वो आपको सबमिट हो जाएगा। अच्छा ये दरअसल गूगल क्लासरूम एक ऐप है। जी जी गूगल क्लासरूम वो इसलिए है कि वहाँ पे हाँ सारे पार्टिसिपेंट का वहीं पे नाम भी अपलोड है। हो जाए, जी जैसे जी हम लोग देते थे कोरोना के टाइम पे, हम्म। हम लोगों ने बनाया था ना गूगल क्लासरूम, बच्चों से असाइनमेंट लेते हाँ थे, हाँ उनकी वो तो कॉपियाँ बना चेक था करते हाँ। थे। हाँ तो बस उसी तरह सेम है। अब ये समझ लीजिए कि हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें नहीं वर्क हमारे दिया है। मेरे तो मोबाइल में पहले अपलोड नहीं किए हैं, गूगल क्लासरूम को पहले अपलोड कर ले हम पहले, क्या जब नहीं मेल में नहीं भेजा गया गूगल उसी से हो? क्लासरूम मेल जो भेजा है, मेल पे जो लिंक है उससे ओपन हो जाएगा, आपको उसी कुछ का अपलोड नहीं करना है। अच्छा आपके व्हाट्सएप मोबाइल में पर एक ऐप लिंक तो है। होगा ना। हाँ अच्छा ठीक है व्हाट्सएप वो पर कर एक लें। लिंक है। व्हाट्सएप पे भी है और आपके मेल पे भी गया है, UGC MMTC AMU की तरफ से एक मेल। अच्छा ठीक ठीक हम देख लेते। जी जी आप उसको देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह हो जाएगा वो। थैंक यू। तो अगला लेक्चर तो नहीं है आज मैडम? नहीं 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 हाँ शेड्यूल ठीक में है तो। नहीं है जी। हाँ वही तो नहीं है। ठीक सलाम अलैकुम। ये देखिए स्क्रीन स्क्रीन शेयर किया है मैंने, देखिए। स्क्रीन शेयर किया है। हाँ सर ये यहाँ पे योर वर्क है ना जो ये वर्क जो है, मैं इधर में एक वीडियो देखिए, सेमिनार पेपर जो है इधर हाँ में सिलेक्ट किया है, यहाँ जस्ट पे हैंड नहीं, करने से। आप यहाँ पे जाइए ऐड और क्रिएट में। हाँ, इधर में तो हमने उधर में वीडियो एक दिया है। अच्छा दे दिया, तो हैंड इन कर दिया तो आपका शो तो कर रहा है। हाँ अभी हैंड देने से हो जाएगा। हाँ हैंड इन देने से हो जाएगा, हैंड इन कर दीजिए। हैं? इधर लगा जाओ, नाम जाओ।
देखो